हाय गाइस, मैं हूँ अबीहा इंतखाब। अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो कौन कहता है इतिहास इतना बड़ा सब्जेक्ट है, याद ही नहीं होता? तो आज एक पत्थर हम उछालेंगे गुलाम वंश के नाम का, और सुराग ज़रूर होगा आसमान में। तो चलिए आज के लेक्चर की तरफ अपने बढ़ते हैं। बिल्कुल ट्रिक से पढ़ेंगे, आराम से शॉर्ट नोट्स के ज़रिए पढ़ेंगे, और यहाँ पे मैं जो भी पढ़ाऊंगी उसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में आराम से मिल जाएगा। तो आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, पर इस वीडियो को बहुत आराम से आपको सुनना है। इस लेक्चर को आपको पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिक्स जो है वो मैंने PDF में नहीं लिखी है। ट्रिक्स मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊँगी, और PDF आपको अगर नोट करना है, अपना एक शॉर्ट नोट्स बनाना है, तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्योंकि मैंने ये लेक्चर बहुत से बुक से मैंने इसको रिसर्च करके तैयार किया, बहुत शॉर्ट नोट्स में तैयार किया, और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चंस आपके नहीं आते। गुलाम वंश में जितने भी शासक गुजरे हैं उन सबको मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और टॉपिक पे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक क्या है? गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश कब स्टार्ट हुआ है? 1206 में स्टार्ट हुआ है। 1206 में स्टार्ट हुआ है। देख लेते हैं हम। पहले कौन आते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आराम शाह, फिर इल्तुतमिश, फिर रुकुद्दीन, फिर रजिया बेगम, बहराम शाह, अलाउद्दीन, नसीरुद्दीन, गयासुद्दीन, बलबन और शमशुद्दीन कैमर्स। अरे बाप रे मैम, इतने नाम हैं, याद ही नहीं हो पाएंगे। सब याद होंगे, बहुत आराम से याद होंगे। बस एक छोटी सी स्टोरी, एक छोटी सी ट्रिक के जरिए। ठीक है, तो आपको एक बस कहानी सुननी है, बहुत ध्यान से उस कहानी को आप सुनिएगा। मैं उस कहानी को पढ़ रही हूँ। देखिए, दो दोस्त रहते हैं, आपको बहुत अच्छे से एक एक नाम याद हो जाएंगे आपको इस कहानी के जरिए। ठीक है, दो दोस्त रहते हैं और दोनों कहाँ जाते हैं? कुतुब मीनार घूमने जाते हैं। कुतुब मीनार घूमने दोनों दोस्त जाते हैं। यानी पहला शासक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। बिल्कुल ट्रिक से चलेंगे, बिल्कुल आराम से चलेंगे, क्योंकि ट्रिक के जरिए बहुत जल्दी याद हो जाता है और बहुत टाइम तक याद रहता है। तो देखिए, मैंने कहा दो दोस्त रहते हैं और दोनों क्या करने जाते हैं? कुतुब मीनार घूमने जाते हैं। यानी गुलाम वंश का पहला जो शासक हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे संस्थापक कहा जाता है, यहाँ पे कुतुब मीनार से वो कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, अब आगे बढ़ते। एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है आराम कर लो। एक दोस्त दूसरे दोस्त से क्या कहता है? आराम कर लो। आराम यानी कि आराम शाह, जो दूसरा शासक हुआ, वो कंप्लीट हो गया हमारा यहाँ पे। देखिए, ट्रिक से बिल्कुल आराम से हम बढ़ते चल रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, और हमें स्टोरी के जरिए पूरे के पूरे जो 10 शासक हुए ये सारे के सारे याद हो जाएंगे, बिल्कुल आराम से। अभी 5 मिनट में आप देखिएगा। ठीक है, देख लेते हैं हम। एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है आराम कर लो, गर्मी बहुत है, तिलमिला जाओगे। क्या कर जाओगे? अब सीधी सी बात है, जब गर्मी बहुत ज्यादा होगी, लेकिन अभी तो मौसम काफी ठंडा है, पूरा इंडिया जमा जा रहा है। ठीक है, गर्मी बहुत है, तिलमिला जाओगे। देखिए, तिलमिला जाओ यानी इल्तुतमिश से थोड़ा मैच होता हुआ मिलता है। आपको एग्जैक्ट ट्रिक नहीं मिल पाएगी, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ा भी अगर मैच करता हुआ आपको मिल जाए, जिससे आपको याद करने में आसानी हो जाए। तो दूसरा दोस्त क्या कहता है? गर्मी बहुत है, पहले क्या कह रहा है? आराम कर लो, वरना क्या हो जाओगे? तुम तिलमिला जाओगे। यानी इल्तुतमिश तीसरा हमारा कंप्लीट हो गया। फिर हम क्या देखते हैं? दूसरा दोस्त कहता है, जो पहला दोस्त उससे बोलता है, तो जो सुन रहा होता है वो दूसरा दोस्त उससे क्या कहता है? दूसरा दोस्त कहता है नहीं, जीवन में रुकना मना है। क्या कहता है? रुकना मना है, यानी रुकुद्दीन। जीवन में रुकना मना है, यानी रुकुद्दीन। यहाँ पे हमारा फोर्थ शासक कंप्लीट हो गया। बिल्कुल ट्रिक से चल रहे हैं, बहुत आराम से चल रहे हैं। ठीक है, मुझे वहां बोलता है, वो क्या बोलता है? मुझे राज करना है और शाह बनना है। वो क्या बोलता है? मुझे राज करना है। मुझे राज यानी रजिया बेगम। ठीक है, वो क्या बोलता है? रुकना मना है, मुझे राज करना है और शाह बनना है। ठीक है, तो शाह से क्या हम पकड़ेंगे यहाँ पे? बहराम शाह। ठीक है, रजिया बेगम में हमने देखा मुझे राज करना है, तो राज से हमने पकड़ा रजिया बेगम। फिर हम देखते हैं और शाह बनना है, यानी बहराम शाह। 10 के 10 आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, शाह बनना है। और क्या देखता है वो? ऑल इंडिया का। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं? ऑल इंडिया का। हमें क्या करना है? ऑल इंडिया का शाह बनना है। कहाँ का शाह बनना है? ऑल इंडिया का। ठीक है, ऑल इंडिया यानी अलाउद्दीन मसूद शाह। हम इसको एक बार और पढ़ेंगे, अगर कोई कंफ्यूजन रहेगी आपकी। तो हम क्या देखते हैं? अलाउद्दीन मसूद शाह। यहाँ पे वो बोलता है मुझे शाह बनना है, शाह यानी बहराम शाह। ऑल इंडिया का, कहाँ का शाह बनना? ऑल इंडिया का शाह बनना है, यानी अलाउद्दीन मसूद शाह। और यदि तुम्हारी नसों में बल है, नसों में बल है, यानी नसीरुद्दीन होगा। नसों में बल है, तो बल पे हम यहाँ क्या देखेंगे? गयासुद्दीन बलबन।
हम बहुत छोटी छोटी चीजें लेके इस ट्रिक के जरिए आपको पढ़ाते चल रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्ट नाम आपको ट्रिक में नहीं मिल पाएगा, पर कुछ चीजें ऐसी मिल जाएं जिससे आपको ये चीजें याद रहें। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तुम्हारी नसों में बल है तभी तुम कामयाब हो सकते हो। तो देखिए हम नसों में हमने क्या पकड़ा, नसीरुद्दीन महमूद, ठीक है। बल है यानी गयासुद्दीन बलबन, और कामयाब हो सकते हो, कामयाब से यानी शमशुद्दीन कैमूर्स। एकदम लास्ट वाला जो है शमशुद्दीन कैमूर्स, ये एकदम आखिरी शासक रहता है। तो देखिए हमने एक ट्रिक के जरिए दसों के नाम याद कर लिए। हम इस पे अंदर भी बात करेंगे, इसके बहुत से क्वेश्चन जो बन रहे हैं उन पे भी बात करेंगे, सनों पे भी बात करेंगे हम। और ये भी क्वेश्चन बहुत उठता है कि रजिया बेगम ने उस व्यक्ति से निकाह क्यों किया, विवाह क्यों किया जिसने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा, तो उस पर भी हम बात कर लेते हैं। अक्सर क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आ जाता है कि अल्तुनिया ने तो उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा, उसी से रजिया क्यों शादी कर लेती है, तो उस पर भी बात करेंगे हम, ठीक है। चलिए हम एक बार और ट्रिक पढ़ लेते हैं अच्छे से। दो दोस्त रहते हैं और दोनों कहाँ जाते हैं, कुतुब मीनार घूमने जाते हैं। तो कुतुब मीनार से पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक घूमने जाते हैं, और एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है कि आराम कर लो। आराम यानी आराम शाह, दूसरा शासक हो गया हमारा। गर्मी बहुत है तिलमिला जाओगे, यानी थर्ड हमारा इल्तुतमिश हो गया, ठीक है। तिलमिला जाओगे यानी इल्तुतमिश जाओगे। तो फिर दूसरा दोस्त उससे क्या कहता है, नहीं जीवन में रुकना मना है। रुकना यानी रुकुद्दीन, रुकना मना है, मुझे राज करना है, मुझे राज करना है। यानी राज से क्या पकड़ेंगे आप यहाँ पे, रजिया बेगम, ठीक है। राज से आप क्या पकड़ेंगे यहाँ पे, रजिया बेगम पकड़ेंगे। राज करना है और शाह बनना है। शाह का मतलब क्या होता है, बादशाह, जो पूरी दुनिया पे राज कर रहा होता है, ठीक है। शाह बनना है, ऑल इंडिया का। कहाँ का शाह बनना है, ऑल इंडिया का शाह बनना है। तो यहाँ पे हम शाह से क्या पकड़ेंगे, बहराम शाह। और ऑल इंडिया हम देखते हैं तो अलाउद्दीन मसूद शाह, ठीक है, ऑल इंडिया का। और यदि तुम्हारे नसों में बल है, वो क्या कह रहा है, तुम्हारे नसों में अगर बल है, तो नसों में हम क्या देखेंगे, नसरुद्दीन महमूद, और बल है यानी गयासुद्दीन बलबन हम देखते हैं, तभी तुम कामयाब हो सकते हो, यानी शमशुद्दीन कैमूर्स। ये पूरे के पूरे 10 मैंने आपको बस कुछ ही मिनट्स में याद करा दिए। ऐसे तो आपको बहुत दिक्कत होती, किसके बाद कौन आएगा, क्या आएगा, कैसे बीच से अगर कुछ क्वेश्चंस आ गए तो आप आगे पीछे कैसे देखोगे। तो इस ट्रिक को, इस कहानी को बस याद रखो कि दो दोस्त रहते हैं, कुतुब मीनार घूमने जाते हैं। एक दोस्त क्या बोलता है, आराम कर लो, गर्मी बहुत है, तिलमिला जाओगे। तो दूसरा दोस्त क्या बोलता है कि नहीं, रुकना मना है और मुझे राज करना है। मुझे क्या बोल रहा है, मुझे राज करना है और शाह बनना है। शाह यानी बहराम शाह, शाह बनना, और ऑल इंडिया का यानी अलाउद्दीन मसूद। और यदि तुम्हारी नसों में बल है यानी नसीरुद्दीन, बल है यानी बलबन, तभी तुम कामयाब हो पाओगे, यानी शमशुद्दीन कैमूर्स, ठीक है। तो इस ट्रिक को मैं अब मिटा देती हूँ और अब मैं चलती हूँ अपने लेक्चर की तरफ। ट्रिक आपको काफी अच्छे से याद हो गई होगी और ट्रिक के जरिए आपको सारे के सारे शासक याद हो गए होंगे। यही मेरा प्लस पॉइंट था कि मैं चाहती थी कि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सारे के सारे शासक मैं याद करवा दूं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब चलिए हम एक एक में बात करते हुए चलते हैं। पहला देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। हम पहले बात कर लेते हैं। देखिए जो मैं पीडीएफ अभी आपको डिस्क्रिप्शन में आपको जिसका लिंक मिलेगा पीडीएफ का, उसमें पूरी की पूरी आपकी नोट्स लिखी हुई मिलेगी, शॉर्ट नोट्स मिलेगी। लेकिन इस लेक्चर को मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ, बार बार आपको बोल रही हूँ कि सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मैंने नोट्स में नहीं लिखी हैं और वो चीजें मैंने यहाँ पे आपको बताई हैं। जब आप उस नोट्स को पढ़ोगे, पीडीएफ को पढ़ोगे, तो आपको मेरा लेक्चर याद आता जाएगा। तो इसलिए पहले आप मेरे लेक्चर को बहुत अच्छे से ध्यान से सुन लो, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में गुलाम वंश की स्थापना करता है। ये संस्थापक रहता है, पहला है तो संस्थापक ही होगा। गुलाम वंश कैसा वंश होता है, क्यों इसे गुलाम वंश नाम दिया गया, क्या कारण था इसके पीछे। तो गुलाम वंश नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो रहता है ना, वो गौरी का गुलाम रहता है। क्या रहता है, गौरी का गुलाम रहता है, गौरी का गुलाम रहता है, इस कारण इसे गुलाम वंश नाम दिया जाता है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम रहता है, और जैसे ही 1206 में मोहम्मद गौरी की हत्या हो जाती है, वैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में, जो गौरी जीत के जा चुका रहता है, प्रथम तराइन वो हार जाता है पृथ्वीराज चौहान से, पर द्वितीय तराइन वो जीत जाता है, उसके बाद वो चंदावर का युद्ध जीत जाता है जयजन से। तो इन सब चीजों में वो जो विजय प्राप्त करता जाता है, तो बहुत बड़े क्षेत्र को वो कवर कर चुका रहता है। तो वो अपने राज्य, वो भारत में शासन नहीं करना चाहता, वो वापस गौर लौट जाता है। गौरी गौर का रहता है, ठीक है, गौर राज्य का रहता है, गौर का रहता है, वो वापस गौर चला जाता है और यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक को शासन करने के लिए छोड़ देता है। और जैसे ही 1206 में गौरी की हत्या हो जाती है, वैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना भारत में कर देता है। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करता है, ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण यही करवाता है।
कुतुब मीनार का नींव या निर्माण आप जिसे बोल सकते हो नींव, नींव कौन रखता है? कुतुबुद्दीन ऐबक रखता है। इसी के नाम पे ये कुतुब मीनार इसका नाम रखा गया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार की सिर्फ नींव रखता है, कंप्लीट इसको कौन कराएगा वो भी हम बात करेंगे आगे। कंप्लीट इसको इल्तुतमिश करवाता है। ये क्वेश्चंस बहुत बनते हैं और आपका दिमाग घुमाने के लिए ये लिख दिया जाता है कि इसका निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया। तो बच्चे अक्सर कुतुबुद्दीन ऐबक पे टिक मार के चले आते हैं, पर ऐसा नहीं है। इसका निर्माण कार्य पूरा इल्तुतमिश ने करवाया रहता है, लेकिन स्टार्ट इसकी नींव, कुतुब मीनार की नींव किसने डाली रहती है? वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली रहती है, पर इसे कंप्लीट इल्तुतमिश करवाता है। इल्तुतमिश करवाता है, उस पर भी पूरा डिटेल में बात करेंगे, पर अभी पहले हम कुतुबुद्दीन ऐबक पे आते हैं। देखिए कुतुब मीनार की नींव डालता है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसे लाख बख्श कहा जाता है। लाख बख्श कहती है अवाम जो होती है इसकी अवाम इसे लाख बख्श नाम देती है। लाख बख्श का अर्थ होता है लाखों का दान देने वाला व्यक्ति, लाखों का दान देने वाला व्यक्ति। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, तो आपको बस बहुत आराम से इस लेक्चर को सुनना है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि इसे क्या बोला जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है लाखों का दान देने वाला व्यक्ति, ठीक है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि इसकी मृत्यु कैसे हो जाती है। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर, ठीक है, क्या होता है 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक। जैसे आज का पोलो है बिल्कुल उसी से कुछ मिलता जुलता चौगान खेल था। चौगान खेल जो था वो ईरान से आया था। ये खेल कहाँ से आया था? चौगान खेल ईरान से आया था। ये काफी टफ खेल हुआ करता था, जिसे आप बोल सकते हो काफी टफ खेल था। ये सिर्फ और सिर्फ राजाओं के मनोरंजन के लिए नहीं था, ये राजा की प्रतिष्ठा का भी सवाल होता था कि राजा की प्रतिष्ठा भी दांव पे होती थी इस खेल में। ये खेल काफी टफ होता था, क्योंकि अगर आप घोड़े को सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो एक घोड़ा दूसरे घोड़े से टकरा सकता है, और घोड़ा तो गिरेगा, घोड़े के साथ घुड़सवार भी गिर जाएगा और घुड़सवार की भी मृत्यु हो सकती है। और वही होता है 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इसका उत्तराधिकारी कौन होता है? इसका उत्तराधिकारी होता है आराम शाह। इसका पुत्र होता है आराम शाह। ये भी 10 में ही बैठ जाता है, 1210 में गद्दी पर बैठ जाता है, पर केवल 8 महीने तक शासन करता है। कितना करता है? केवल 8 महीने तक ही केवल शासन करता है। आराम शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, 8 महीने तक शासन करता है। क्यों 8 महीने तक करता है? अरे पुत्र रहता है भाई इसका, तो इसको तो काफी लंबे टाइम तक करना चाहिए। क्या होता है? इल्तुतमिश, जो हम तीसरा देख रहे हैं यहाँ पे, इल्तुतमिश क्या कर देता है? इल्तुतमिश इसकी हत्या कर देता है। किसकी? बहराम शाह की हत्या कर देता है। कौन? इल्तुतमिश हत्या कर देता है। और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी रहता है और गुलाम भी रहता है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी रहता है और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी रहता है। कुतुब बेगम जो रहती है, कुतुब बेगम से इसका विवाह हुआ रहता है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री रहती है। इस कारण ये दामाद भी रहता है और इल्तुतमिश उनका गुलाम भी रहता है। और जब ऐबक की मृत्यु होती है तो इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर रहता है। कहाँ का गवर्नर रहता है? बदायूं का गवर्नर रहता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर रहता है, तो बदायूं का गवर्नर रहता है इल्तुतमिश। ये इसका दामाद भी रहता है और गुलाम भी रहता है, और ये इसी के पुत्र कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र की हत्या कर देता है आराम शाह की। और केवल आराम शाह 8 महीने तक ही शासन करता है और 1211 में इल्तुतमिश गद्दी पर आसीन हो जाता है। और इल्तुतमिश को दिल्ली का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। इल्तुतमिश को दिल्ली का वास्तविक संस्थापक क्यों बोला जाता है उस पर बात कर लेते हैं। इल्तुतमिश को दिल्ली का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। 1211 में गद्दी पर बैठता है। वास्तविक संस्थापक इसे क्यों बोलते हैं? वास्तविक संस्थापक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अपनी राजधानी क्या करता है? लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर लेता है। लाहौर से क्या करता है? लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर देता है। कौन करता है? इल्तुतमिश करता है। इस कारण इसे दिल्ली का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो रहता है वो अपनी राजधानी लाहौर में ही बनाए रखता है, किंतु जब इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठता है तो वो क्या करता है? लाहौर से अपनी राजधानी दिल्ली शिफ्ट कर लेता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि इल्तुतमिश और कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य कराता है। तो पहला इसका महत्वपूर्ण कार्य रहता है तुर्कानित चहलगानी की स्थापना करता है। तुर्कानित चहलगानी की स्थापना करता है, ठीक है। तुर्कानित चहलगानी क्या होता है? तुर्कानित चहलगानी 40
जो तुर्क सरदार थे उनका एक संगठन होता था, जैसे आप आजकल के लेटेस्ट दौर में देख सकते हो, जैसे एक मंत्री होगा, प्रधानमंत्री, उसका कैबिनेट मिनिस्टर होता है पूरा, जो उसको एडवाइस देता है कि ऐसे करना है, ये करना है। उसी तरह इल्तुतमिश ने एक संगठन बनाया था जिसका नाम था तुर्कान चेहलगानी, जिसमें 40 तुर्क सरदार थे। कितने सरदार? 40 तुर्क सरदार थे। इस कारण इसका नाम तुर्कान चेहलगानी नाम दिया गया था। ठीक है। इल्तुतमिश और क्या करता है? इल्तुतमिश हम देखते हैं जैसे कि शुद्ध अरबी सिक्के जारी करवाता है, शुद्ध अरबी सिक्के जारी करवाता है इल्तुतमिश। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इक्ता प्रणाली चलाता है। कौन चलाता है? इल्तुतमिश। इक्ता प्रणाली से मतलब क्या है? इक्ता का अर्थ होता है अरबी में कर, टैक्स, लगान। ठीक है। तो इक्ता प्रणाली चलाता है। शहर की इक्ता प्रणाली अलग होती है, ग्रामीण अलग होती है, ग्रामीण क्षेत्र की इक्ता प्रणाली अलग होती है। देखिए ग्रामीण क्षेत्र में क्या होगा? कृषि से ही टैक्स प्राप्त हो सकता है, और शहरी क्षेत्रों में व्यापार या उद्योग करके टैक्स प्राप्त किया जा सकता है। तो इक्ता प्रणाली की 2 शाखाएं थी, एक थी ग्रामीण और एक थी शहरी। ठीक है। जो इक्ता वसूलता था उसे क्या कहते थे? इक्तादार कहते थे। ठीक है। उसे क्या कहते थे? इक्तादार कहते थे। तो ग्रामीण इक्तादार अलग होते थे, शहरी इक्तादार अलग होते थे। ये उसकी बहुत एडवांस प्रणाली मानी जाती है, क्योंकि उसने उस टाइम में ऐसा सोचा कि हमें ऐसे टैक्स इकट्ठा करना है जिससे हम शासन कर सकते हैं। ठीक है। अगर इल्तुतमिश से क्वेश्चन बनता है तो इक्ता प्रणाली से जरूर क्वेश्चन बनता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा गया है इसको। अब इसकी मृत्यु हम देख लेते हैं कब होती है। इसकी मृत्यु 1236 ईस्वी में हो जाती है। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है, इल्तुतमिश की। ठीक है। मृत्यु हो जाती है 1236 ईस्वी में। और 1236 ईस्वी में इसका पुत्र रुकुद्दीन गद्दी पर बैठता है। 1236 में रुकुद्दीन गद्दी पर बैठता है। बहुत अल्पकालीन बैठता है, बस कुछ ही दिनों के लिए बैठता है। और वो जितने दिन बैठता है ना, उसकी माँ शासन कर रही होती है, तुर्कान, क्योंकि ये योग्य शासक नहीं रहता है तो इसकी माँ इसका सारा डिसीजन लेती है। तुर्कान शाह जिनका नाम रहता है, तो तुर्कान इनके निर्णय पर छाई रहती है, शाह तुर्कान। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि बस कुछ ही टाइम के लिए रुकुद्दीन बैठता है, और इनकी मदर का कुछ ज्यादा इंटरफेयर रहता है। इस कारण ये बात अमीरों को पसंद नहीं आती कि एक राजा निर्णय नहीं ले पा रहा है, तो वो क्या कर देते हैं? रजिया बेगम को, रुकुद्दीन को हटा देते हैं, और 1236 में ही रजिया बेगम को बैठा देते हैं गद्दी पर। ठीक है। रजिया बेगम को गद्दी पर बैठा देते हैं। देखिए ये कहा जाता है, इतिहासकार ये मानते हैं कि इल्तुतमिश ने अपने जीवन में ही कह दिया था कि रजिया बेगम क्या है? मेरी उत्तराधिकारी है। किंतु ये दिमाग में चलता रहता है ना लोगों के कि एक पुरुष ही सत्ता संभाल सकता है, इस कारण रुकुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठा दिया जाता है। किंतु रुकुद्दीन फिरोज बस कुछ ही टाइम के लिए बैठता है, और फिर क्या करते हैं? अमीर उसको हटा के रजिया बेगम को गद्दी पर बैठा देते हैं। 1236 में रजिया बेगम गद्दी पर बैठ जाती है। देखिए जब रजिया बेगम गद्दी पर बैठती है ना, तो अमीरों के दिमाग में चलता होता है कि एक औरत है, कठपुतली की तरह जैसे नचाएंगे वैसे नाचेगी। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना कि इंदिरा गांधी को क्या कहा जाता था? गूंगी गुड़िया कहा जाता था, और वो गूंगी गुड़िया आयरन लेडी बन गई। जब सत्ता हाथ में आती है ना तो गूंगे भी बोलने लगते हैं, और वो तो फिर इंदिरा गांधी थी। ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि रजिया बेगम को जिस सोच के साथ बैठाया जाता है कि एक महिला है, कठपुतली के तौर पे काम करेगी, ये बिल्कुल भी नहीं होता। और रजिया बेगम कोई कठपुतली के रूप में काम नहीं करती है, और ये स्वतंत्र निर्णय लेती है, और यही कारण होता है कि इनके खिलाफ साजिशें भी रची जाती हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि रजिया बेगम को गद्दी से कब हटाया जाता है? 1240 ईस्वी में रजिया बेगम को गद्दी से हटा दिया जाता है। 1240 ईस्वी में रजिया बेगम को षड्यंत्र करके गद्दी से हटा दिया जाता है। इनके षड्यंत्र का कारण क्या बनता है कि ये जो जितने भी बड़े बड़े सामंत पद थे उस पर ये क्या करती हैं कि तुर्कों को नहीं बैठाती, गैर तुर्कों को वो बड़े बड़े पद देने लगती हैं, जिस कारण तुर्क अमीर बहुत गुस्सा हो जाते हैं रजिया से, और रजिया के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगते हैं। और रजिया डिसीजन स्वतंत्र लेती है, वो तुर्कान चेहलगानी से बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करती है। कोई भी निर्णय लेने से पहले वो एकदम खुल के निर्णय लेती है। ये चीजें तुर्क अमीरों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, और वो इनके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगते हैं। और रजिया पर्दा नहीं करती, एकदम खुले तौर पे दरबार में आती हैं। जैसे पुरुष शासक जो वस्त्र पहनते थे, रजिया वही वस्त्र पहन के दरबार में आती है। ये सब चीजें जो रजिया के खिलाफ धीरे धीरे षड्यंत्र होने लगता है। जब 1240 ईस्वी में रजिया को गद्दी से कैसे हटाया जाता है, तो देखिए 1240 ईस्वी में ही लाहौर का जो शासक रहता है उसके टाइम में, लाहौर का जो गवर्नर रहता है, लाहौर पे जो उस टाइम राज कर रहा होता है, कबीर। ठीक है। कबीर खान क्या करता है? कबीर खान विद्रोह कर देता है। रजिया बेगम जाती है, इस विद्रोह को कुचल देती है, और सफल रहती है इस विद्रोह को कुचलने में। कुछ ही दिन बाद भटिंडा का शासक अल्तुनिया, जो फ्यूचर में इनका हस्बैंड बनेगा, अल्तुनिया क्या करता है? अल्तुनिया भी विद्रोह कर देता है।
परंतु रजिया इस विद्रोह को दबाने में सफल नहीं हो पाती और यहीं पे रजिया को क्या बना लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है। अल्तुनिया रजिया को क्या कर लेता है, बंदी बना लेता है अल्तुनिया। तो देखिए अल्तुनिया जब रजिया को बंदी बनाता है ना, तो रजिया के बाद कौन गद्दी पर बैठता है, तो जब 1240 ईस्वी में रजिया बंदी बना ली जाती है, उसी टाइम गद्दी पर बहराम शाह बैठता है। बहराम शाह कौन रहता है, रजिया का भाई रहता है, ठीक है, भाई रहता है बहराम शाह, ये गद्दी पर बैठता है। तो अल्तुनिया और बहराम शाह के बीच में कुछ तय हुआ होगा, तो वो अल्तुनिया को ये कहता है कि तुम रजिया को बंदी बना लेना और मैं तुम्हें दिल्ली दरबार में एक बड़ा पद दूंगा। किंतु जब सत्ता बहराम शाह के हाथ में आ जाती है, बहराम शाह के हाथ में आ जाती है सत्ता, तो बहराम शाह क्या करता है, अल्तुनिया को मन मुताबिक पद नहीं देता। इस कारण अल्तुनिया बहुत गुस्सा होता है और वो 1240 में ही रजिया को आजाद करता है और उससे निकाह कर लेता है, शादी कर लेता है। तो अल्तुनिया क्या बन जाता है, अल्तुनिया रजिया का पति बन जाता है, रजिया का हस्बैंड बन जाता है, रजिया का पति रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि रजिया और अल्तुनिया दोनों मिलके 1240 ईस्वी में क्या करते हैं, वापस अटैक करते हैं बहराम शाह पे और ये असफल रहते हैं। सब कुछ 1240 में ही होता है, ये असफल रहते हैं और रजिया वापस जाती है। रजिया क्या होती है, जब वापस जाती है इस मिशन को फेल करके, मतलब फेल हो जाती है इस मिशन में, कि वो सोचती है कि बहराम शाह की सेना पर अटैक करके हम जीत लेंगे, दिल्ली हमारे हाथ में आ जाएगी, किंतु ऐसा नहीं होता। और वो जब दिल्ली से वापस आती रहती है तो कैथल के पास 1240 में ही 13 अक्टूबर को ये सब कुछ आपको पीडीएफ में मिलेगा, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, आप बस यहाँ पे लेक्चर अच्छे से सुनिए। 1240 ईस्वी में 13 अक्टूबर को रजिया को क्या कर दिया जाता है, रजिया की कैथल के पास डाकुओं द्वारा, ठीक है, डाकू क्या करते हैं, रजिया की हत्या कर देते हैं, रजिया की हत्या कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा पूरा रजिया का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। तो देखिए रजिया को भी मैंने पढ़ा दिया, बहराम शाह के बारे में बहुत कुछ डिटेल में नहीं है। गुलाम वंश की अगर हम बात करते हैं ना, तो गुलाम वंश में सिर्फ 4 ही नाम सबसे महत्वपूर्ण है। कौन कौन से, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश के बाद रजिया बेगम, और रजिया बेगम के बाद सीधे हम बात करते हैं गयासुद्दीन बलबन की। लेकिन मैं यहाँ पे पूरा कवर करवा के चलूंगी, क्योंकि एग्जामिनर के दिमाग का भरोसा नहीं, वो कहाँ से क्वेश्चन दे दे, तो इसलिए आपको मैं सब एक एक करके पढ़ाते हुए चल रही हूँ। देखिए हम रजिया बेगम पे आके, बहराम शाह के बारे में कुछ ज्यादा नहीं है। बहराम शाह 1240 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और बस 2 ही वर्ष तक शासन करता है और 1242 में गद्दी से हटा दिया जाता है और अलाउद्दीन मसूद शाह गद्दी पर बैठ जाता है, ठीक है। अलाउद्दीन मसूद शाह, इनके बारे में बहुत कुछ ऐसे काम नहीं है कि हम पढ़ाएं इनको, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 में गद्दी पर बैठ जाता है और उसके ही 4 वर्ष बाद 1246 में क्या होता है, गयासुद्दीन बलबन षड्यंत्र करके अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी से हटा देता है और नसीरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठा देता है। अब ये बलबन कौन है, ये बलबन इल्तुतमिश का क्या रहता है, गुलाम रहता है। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम रहता है, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम रहता है और बलबन क्या रहता है, इल्तुतमिश का गुलाम रहता है। ये बहुत दिमागदार व्यक्ति रहता है, ठीक है। ये क्या करता है, 1246 में अलाउद्दीन मसूद शाह जो 42 में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, अलाउद्दीन मसूद शाह को हटा देता है और 1246 में नसीरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठा देता है। ये अपनी पुत्री का विवाह भी करता है, नसीरुद्दीन महमूद से, ठीक है। नसीरुद्दीन महमूद के बारे में इतिहासकार कहते हैं कि बहुत ही साधारण व्यक्ति रहता है, बिल्कुल आराम से जीवन जीता है, टोपी सिल के ये अपना जीवन यापन करता है, सरकारी खजाने से पैसा नहीं निकालता, ठीक है। तो नसीरुद्दीन महमूद से अपनी पुत्री का विवाह कर देता है, नसीरुद्दीन महमूद को 46 में गद्दी पर बैठा देता है, किंतु इसके दिमाग में बहुत कुछ चलता होता है और 1266 में ये स्वयं गद्दी पर बैठ जाता है गयासुद्दीन बलबन के नाम से। गयासुद्दीन बलबन के नाम से ये दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है 1266 में। कब बैठता है, गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर 1266 ईस्वी बैठ जाता है। इसने बहुत से काम कराए रहते हैं। देखिए इसने दुर्गों का निर्माण, दुर्गों की मरम्मत करवाता है ये, ठीक है, दुर्गों की मरम्मत करवाता है। जितने भी पुराने दुर्ग रहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी क्या रहती है ना, ये मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली को बचा लेता है, दिल्ली को सुरक्षित रखता है, बचा लेता है दिल्ली को, दिल्ली पर अटैक नहीं होने देता मंगोलों का। दिल्ली तो ये ऐसा कैसे कर पाता है, ये क्या करता है ना,
जो जितने भी पुराने दुर्ग रहते हैं उन सबकी मरम्मत करवाता है, वहाँ पे स्थायी रूप से सेना निर्धारित करता है कि ये सारे सैनिक वहाँ पे रहेंगे। क्योंकि ऐसा होता है ना कि आपको जब वहाँ पे आप सेना स्थापित कर दोगे तो कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से आ रहा है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि अटैक करने वाला है, आ रहा है, तो आप जाके बता सकते हो राजा को कि देखिए कुछ अटैकर्स आ रहे हैं और राजा अपनी सेना तैयार रखेगा। इन सब कारणों से वो मंगोलों से अपनी दिल्ली को बचा के रखता है। ठीक है, देखिए गयासुद्दीन बलबन जो रहता है बहुत ज्यादा गंभीर स्वभाव का व्यक्ति रहता है, वो हंसता हंसता नहीं है दरबार में। सिजदा और पैबोस स्टार्ट करता है, सिजदा और पैबोस प्रथा स्टार्ट करता है। गयासुद्दीन बलबन का ये मानना रहता है कि ईश्वर के बाद ईश्वर का प्रतिनिधित्व इस दुनिया पे कौन कर रहा होता है, राजा कर रहा होता है, जो सुल्तान होता है। तो उसका मानना रहता है कि जो भी आवाम है उसको राजा को बहुत इज्जत देनी है, क्योंकि जब इज्जत होगी तभी वो राजा के खिलाफ कभी विद्रोह नहीं करेगी। इस कारण वो सिजदा और पैबोस प्रथा शुरू कर देता है, यानी जब वो दरबार में आएगा तो लोग सर झुका के उसे सिजदा करेंगे, दिल पे हाथ रख के पैबोस देंगे, तो ये सब स्टार्ट कर देता है। इस कारण उसका ये मानना रहता है कि लोगों के दिलों में इज्जत बढ़ जाएगी। और जो तुर्कान चहलगानी की स्थापना इल्तुतमिश द्वारा होती है उसका विनाश कर देता है, तुर्कान चहलगानी को तोड़ देता है, तुर्कान चहलगानी को ये तोड़ देता है। कौन तोड़ता है? बलबन तोड़ देता है, जिसका स्थापना इल्तुतमिश करता है उसको ये तोड़ देता है, क्योंकि इसका मानना रहता है कि तुर्कान चहलगानी के कारण ही हर टाइम सुल्तान बदल रहा होता है। तो ये नहीं चाहता कि मुझे भी बदल दिया जाए, क्योंकि जो अमीर होते हैं वो बहुत ज्यादा विद्रोह करते हैं और विद्रोह करने के कारण ही वो स्थिति बदल देते हैं। ठीक है, तो ये तुर्कान चहलगानी का नाश कर देता है और ये लौ और रक्त नीति अपनाता है, लौ तथा रक्त नीति का पालन करता है। लौ तथा रक्त नीति यानी जो भी उसके विद्रोही हैं उनके खिलाफ ये लौ तथा रक्त नीति, यानी सीधे उनको मार दो, खत्म कर दो। विद्रोह को दबाना है तो सीधे मृत्यु दंड मिलेगा जो भी विद्रोह करेगा राजा का, ये नीति अपनाता है। बलबन की मृत्यु कब हो जाती है? देखिए जैसे ही बलबन की मृत्यु होती है वैसे गुलाम वंश का पतन शुरू हो जाता है। 1285 में बलबन की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1285 में बलबन की क्या हो जाती है? 1285 में बलबन की मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु होना गुलाम वंश की समाप्ति आप जिसे कह सकते हैं, और इसकी मृत्यु 1285 में होती है। और लास्ट में जो बनता है शमशुद्दीन कैमूर, बस कुछ ही वर्ष तक शासन कर पाता है और 1290 में गुलाम वंश क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। गुलाम वंश समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। 1290 में गुलाम वंश का अंत हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम जरा से इस पे देख लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक कब स्थापना करता है? 1206 में। आराम शाह गद्दी पर कब बैठता है? आराम शाह 1210 में बैठता है। इल्तुतमिश 1211 में बैठता है। रुकुद्दीन 1236 में बैठता है और रजिया बेगम भी उसी साल 1236 में बैठती हैं। बहराम शाह 1240 में बैठता है। 1242 में अलाउद्दीन मसूद शाह बैठता है। 1246 में नसीरुद्दीन महमूद बैठता है। 1266 में बलबन बैठता है और 1290 में जो अंतिम शासक होता है शमशुद्दीन कैमूर, उसके राज में गुलाम वंश समाप्त हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ट्रिक के जरिए आपको पूरे के पूरे जितने भी 10 शासक गुजरे हैं गुलाम वंश में पूरा समाप्त करवा दिया। गुलाम वंश इस वीडियो के बाद आपका गुलाम हो जाएगा, ये तो तय है, कोई पॉइंट मैंने छोड़ा नहीं है। और अगर आपको इसकी नोट चाहिए तो मैं जैसे कि बार बार बोल रही हूँ, आपको पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में आराम से मिल जाएगी, तो वहां से आप उसको डाउनलोड करके लिख सकते हो, या अगर आप उसको लैपटॉप या मोबाइल में रखना चाहते हो तो उसके लिए भी आपकी काफी हेल्पफुल होगा वो। तो यहाँ पे पूरा का पूरा गुलाम वंश समाप्त हो चुका है। 1290 में गुलाम वंश समाप्त हो जाता है। इसके बाद एक नया वंश स्टार्ट होता है जिसे खिलजी वंश कहते हैं, उसको भी हम पढ़ाएंगे, पूरा इतिहास आपका कवर करवाएंगे। तो आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू।